हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने बात किया था रोलेट एक्ट के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो वर्ष 1919 में हुआ था पंजाब के अमृतसर में। तो हम इस पे जलियांवाला बाग क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और तो चलिए देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। इस हत्याकांड के पीछे क्या था, किस प्रकार की भूमिका थी, तो जो रोलेट एक्ट आया था उसी के विरोध प्रदर्शन में कुछ पंजाब के आंदोलनकारी या राष्ट्रवादी नेता इसका विरोध कर रहे थे। और इसी विरोध प्रदर्शन में वहाँ के कुछ स्थानीय नेताओं को अंग्रेज सरकार उनको गिरफ्तार कर लेती है, जिनका नाम है 9 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और एक व्यक्ति हैं डॉक्टर सत्यपाल। इन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजी सरकार के द्वारा और इनको 10 अप्रैल 1919 को 10 अप्रैल 1919 को पंजाब से बाहर पंजाब से बाहर भेजने से वहाँ के स्थानीय लोगों में एक क्रोध या गुस्सा आया और 10 अप्रैल को ये प्रदर्शनकारी भीड़ इकट्ठा होने लगी। उसी भीड़ में एक हिंसक रूप धारण कर लिया। उस हिंसक रूप को दबाने के लिए कुछ अंग्रेज पुलिसों ने उन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिए। इस विद्रोह में कुछ राष्ट्रवादी क्रांतिकारी व 5 अंग्रेज भी मारे गए। 5 अंग्रेज भी मारे गए, कुछ आंदोलनकारी भी मारे गए। इसी बीच एक अंग्रेज मिशनरी जो महिला थी, जिसका नाम था मार्सेला शेरवुड। इसमें एक महिला भी थी, अंग्रेज महिला, जो साइकिल से जा रही थी। भीड़ ने यानी प्रदर्शनकारी ने इस महिला को भी पीटा, जिसका नाम था मार्सेला शेरवुड।
इस महिला का नाम था, अंग्रेज महिला जिसका नाम था मार्सेला शेरवुड, इसको भी पीटा गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि संभालना मुश्किल होने लगा था। इसी से अंग्रेज सरकार ने कुछ सैनिक टुकड़ियों को भेजा स्थिति को संभालने के लिए, और इस स्थिति को संभालने के लिए एक पुलिस ने गोलियां भी चलाई और जुलूस प्रदर्शन भी शुरू हो गया। इसको रोकने के लिए अंग्रेज सरकार ने वहाँ के जो सरकार थी वहाँ पर मार्शल लॉ लगाने के लिए बात की, और इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी जिसका नाम है ब्रिगेडियर जनरल, वरिष्ठ अधिकारी में यानी जो मार्शल लॉ लगाया जाता है, जिनका नाम है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड तो ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, यानी कि इसका नाम था रेजिनाल्ड डायर। तो रेजिनाल्ड डायर ने मार्शल लॉ लगाने का सूचना दिया, और 13 अप्रैल ये मार्शल लॉ 13 अप्रैल 1919 को लगा दिया गया। और मार्शल लॉ में ये घोषणा भी किया गया कि कोई भी व्यक्ति शहर से बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार से इस मार्शल लॉ में एक साथ में केवल 3 ही व्यक्ति जुलूस कर सकते हैं, 3 ही व्यक्ति जा सकते हैं, धरना दे सकते हैं। परंतु वहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को एक त्यौहार भी था पंजाब में, बैसाखी का त्यौहार। और बैसाखी के त्यौहार को मनाने के लिए अमृतसर शहर के एक मशहूर स्थान इसका नाम था जलियांवाला बाग। इस बाग में लोग एकत्रित होने लगे बैसाखी के त्यौहार को मनाने के लिए। जो जनरल डायर की घोषणा से या मार्शल लॉ से वो लोग अनजान थे। इसी समय कुछ वहाँ के स्थानीय नेता जो इसी विरोध प्रदर्शन में इकट्ठा होने लगे। दोनों शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। इसी बीच इस जलियांवाला बाग में कुछ स्थानीय नेता भी इकट्ठा हो जाते हैं। नेता भी इकट्ठा हो जाते हैं और ये शांतिपूर्ण ढंग से
ये जो धरना चल रहा था। और विरोध प्रदर्शन में मुख्य दो प्रस्ताव था। एक प्रस्ताव था, पहला प्रस्ताव था जो रॉलेट एक्ट को लेकर, और दूसरा प्रस्ताव था जो 10 अप्रैल को जो गोलीबारी व हिंसक घटनाएं हुई थी उसी के विरोध में ये स्थानीय नेता उसी स्थान पर यानी जलियांवाला बाग स्थान पर इकट्ठा होकर के शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच वहाँ के जो मार्शल लॉ कानून जो लगाया गया था, जनरल डायर को जब सूचना मिला तो उसने इस भीड़ से जनरल डायर ने अपनी अवहेलना समझा, यानी सरकारी नीतियों की अवहेलना समझा, और अपनी सेना के साथ में, सशस्त्र सेना के साथ में उस स्थान पर पहुंचा और चारों तरफ से घेर लिया। और किसी को भी यहाँ से हटने की या उनको भीड़ के तितर बितर करने की अनुमति नहीं दिया और सेनाओं को गोली चलाने का आदेश दे दिया। निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाई गई और तब तक गोलियां चलाई गई जब तक कि उन सेनाओं के पास से गोलियां खत्म नहीं हो गई। निहत्थे लोग इतने अपनी जान को बचा करके भागने के लिए ये लोग दीवार भी फाड़ना चाहे। कई लोग कुएं में भी, वहाँ पर जो कुआं था उसके बीच में जान बचाने के लिए उस कुएं में भी गिर गए। इस तरह से वहाँ पर लगभग हजारों लोग मारे गए और इस भीड़ में बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी सम्मिलित थे व महिलाएं भी सम्मिलित थीं। अब इसी घटना को, ये घटना 13 अप्रैल 1919 को होती है। इस घटना को सुनकर भारत में कई जगहों पर एकदम मौन सा हो गया। पूरे भारत स्तब्ध रह गया, मौन हो गया। इसी घटना से के उपलक्ष्य में रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनकी एक उपाधि थी नाइटहुड, इनकी उपाधि थी जो अंग्रेजों ने दिया था, नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड। इन्होंने वापस कर दिया, नाइटहुड की उपाधि को भी वापस कर दिया। एक व्यक्ति थे जो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में, वो भी गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी वाले जो व्यक्ति थे वो भी अपने कार्य से, जिनका नाम था शंकर राम, इनका नाम था शंकर राम नागर, इन्होंने अपने कार्य से त्याग पत्र दे दिया। तो इस प्रकार से ये जो व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, इस घटना से नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कार्य करने वाले व्यक्ति शंकर राम नागर ने अपने कार्य से त्यागपत्र दे दिया, यानी कि अपनी
कार्य को छोड़ दिया, अपने नौकरी को छोड़ दिया और पूरे देश में इसकी निंदा की गई, यानी इस घटना की निंदा की गई। इसी घटना के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को, जो सत्याग्रह चल रहा था, इसको 18 अप्रैल 1919 को वापस लेने की घोषणा कर दिए। वापस लेने की घोषणा कर दिए, क्योंकि इनके सत्याग्रह में किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं होना था, परंतु इस प्रकार से इतना बड़ा हिंसा होने के कारण से गांधी जी ने इस सत्याग्रह को वापस लेने के लिए या समाप्त करने के लिए 18 अप्रैल 1919 को इस सत्याग्रह को समाप्त कर देते हैं। इस घटना से क्षुब्ध होकर के एक व्यक्ति जिसका नाम है ऊधम सिंह, एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है ऊधम सिंह। ऊधम सिंह जो 13 अप्रैल 1919 की जो घटना होती है, इसी का बदला लेने के लिए, यानी ब्रिटेन में लेफ्टिनेंट, जो वहाँ के भारत के जो लेफ्टिनेंट वायसराय होते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए इन्होंने अपना नाम बदल करके राम मोहम्मद सिंह, अपना नाम बदल लिए और अपना नाम रखे राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। तो कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि ऊधम सिंह ने अपना नाम क्या बदला, तो ऊधम सिंह ने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह रख करके वहाँ के जो माइकल ओ डायर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, माइकल ओ डायर, जिनको 1900 माइकल ओ डायर को मार दिए। और जो 13 अप्रैल 1919 की घटना हुआ था, इसी घटना के संलिप्त व्यक्ति माइकल ओ डायर को, जिन्होंने आदेश दिया था, इनको समाप्त कर दिए और ऊधम सिंह को 1940 में फांसी दे दिया गया और इनकी अस्थियों को भारत में इनकी अस्थियों को 1974 में वापस लाया गया। इनकी अस्थियों को, यानी ऊधम सिंह की अस्थियों को भारत में 1974 में लाया गया। तो इस प्रकार से जो हमने देखा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो एक नरसंहार हत्या था, जिसमें लोगों ने किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई और भारत के लोगों के ऊपर इस घटना से कितना बड़ा आघात पहुंचा, जिसे हम इतिहास में
आज भी इसे नरसंहार के रूप में या फिर हत्याकांड के रूप में देख रहे हैं। और इस प्रकार से इतिहास में जलियांवाला बाग हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में आ गया। धन्यवाद। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद।